अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बाय क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की मिड टर्म सीरीज़ में लेक्चर 6 कवर करें जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहले पार्ट में हमने मॉड्यूल 11 से 17 तक कवर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लें। और आज इस लेक्चर में हम मॉड्यूल 18 से मॉड्यूल 25 तक कवर करेंगे। नाउ स्टार्टिंग विद द मॉड्यूल 18 व्हिच इज़ एडवांस्ड आईपी एड्रेसिंग। हमने प्रीवियस मॉड्यूल्स में पढ़ा था कि हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है जो उस डिवाइस का पर्सनल आईपी एड्रेस नहीं होता, बट वो डिवाइस जिस नेटवर्क से कनेक्टेड होती है उससे रिलेटेड होता है। फिर प्रीवियस मॉड्यूल्स में हमने ये भी पढ़ा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है जो तमाम डिवाइसेस को ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली ये आईपी एड्रेसेस देती है। अगर आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद है तो कमेंट डाउन बिलो। अब हम उसी का थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ रहे हैं कि ये जो आईपी एड्रेस असाइन किए जाते हैं हर डिवाइस को, ये कैसे असाइन किए जाते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। DHCP यानी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो तमाम डिवाइसेस को आईपी एड्रेसेस ऑटोमेटिकली असाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बजाय इसके कोई एक इंसान बैठ के मैन्युअली हर डिवाइस को आईपी एड्रेसेस दे, ये DHCP ऑटोमेटिकली तमाम डिवाइसेस को आईपी एड्रेसेस असाइन कर देता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये मतलब ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले इसका बेनिफिट है कि इससे बहुत सारा टाइम सेव होता है। सेकंड, अगर कोई इंसान मैन्युअली बैठ के तमाम डिवाइसेस को आईपी एड्रेसेस देगा तो हो सकता है कि आईपी एड्रेसेस में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। फिर ह्यूमन एरर की वजह से कोई इंसान एक ही आईपी एड्रेसेस को 2 डिवाइसेस को असाइन करे, तो इन ह्यूमन एरर्स को अवॉइड करने के लिए और आईपी कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए DHCP इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप अपनी डिवाइस को अपने फ़ोन को फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी वाईफ़ाई से कनेक्ट करती हैं, तो DHCP फ़ौरन से एक ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस आपकी डिवाइस को असाइन कर देता है। नाउ प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है और नेट यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी के अंदर जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं वो प्राइवेट आईपीज़ यूज़ करती हैं जो कि इंटरनेट पे विजिबल नहीं होती। तो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए नेट यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन प्राइवेट आईपीज़ को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ ये नेट कैसे काम करता है? जब एक डिवाइस पैकेट ऑफ डेटा सेंड करती है इंटरनेट को, तो जो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है वो उसके प्राइवेट आईपी एड्रेस को फ़ौरन पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। और फिर जो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन टेबल होता है उसमें एक एंट्री डाल देता है। और ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो इसका सबसे पहला बेनिफिट ये है कि इससे बहुत सारी पब्लिक आईपी सेव हो जाती है। कैसे? कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी डिवाइसेस हैं उन सबका एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है, तो जब भी कोई डेटा पैकेट सेंड किया जाता है उन डिवाइसेस के ज़रिए उन मल्टीपल डिवाइसेस के प्राइवेट आईपी एड्रेस को एक पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे बहुत सारी पब्लिक आईपी एड्रेसेस बच जाती हैं। नाउ क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी कंपनी के अंदर कुछ सिक्योरिटी पॉलिसीज़ होती हैं जिसकी वजह से उनकी इंटरनल डिवाइस को हिडन रखा जाता है। इसके लिए नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यूज़ किया जाता है। और एक और बेनिफिट ये है कि बहुत सारी डिवाइसेस एक सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस यूज़ कर सकती है बिकॉज ऑफ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नाउ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाली बात ये है कि जो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यानी कि जो नेट होता है वो सिर्फ तब काम करना शुरू करता है जब इंटरनल डिवाइस कम्युनिकेशन स्टार्ट करती है। जो इंटरनेट है वो डायरेक्टली किसी प्राइवेट आईपी एड्रेस वाली डिवाइस से कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता। नाउ नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारा एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP। ये प्रोटोकॉल जब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी डिवाइस को आईपी एड्रेस पता होता है दूसरी डिवाइस का, लेकिन मैक एड्रेस चाहिए होता है कोई डेटा सेंड करने के लिए। तो ये कैसे काम करता है? फॉर एग्जांपल समझते हैं कि डिवाइस जो है उसने ब्रॉडकास्ट किया कि हु हैज़ दिस आईपी एड्रेस डैश डैश डैश, ये आईपी एड्रेस जिस डिवाइस का है वो मुझे अपना मैक एड्रेस बता दे। तो जिस भी डिवाइस का वो आईपी एड्रेस होता है वो डेस्टिनेशन डिवाइस रिप्लाई सेंड करती है कि भाई दिस 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 ये है मेरा मैक एड्रेस। तो वो सेंडर फ़ौरन से वो मैक एड्रेस अपने ERP कैशे में स्टोर कर लेता है। इस तरह से जब किसी डिवाइस को अगर कोई डेटा सेंड करना होता है, उसको आईपी एड्रेस पता होता है बट मैक एड्रेस चाहिए होता है, तब ARP यानी एड्रेस रेज़ोल्यूशन प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, हमने प्रीवियस मॉड्यूल्स में हमने आईपी वर्ज़न 4 पढ़ा था। इसमें हम आईपी वर्ज़न 6 पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, व्हिच इज़ नेक्स्ट जनरेशन आईपी प्रोटोकॉल।
हमने पढ़ा था कि आईपी वर्जन 4 जो था वो एक 32 बिट आईपी एड्रेस था, यानी अराउंड 4.3 बिलियन आईपीज़ उससे जनरेट हुए थे। बट स्टिल बहुत सारी और डिवाइसेज़ आई और जैसे-जैसे टाइम पास हुआ और ज़्यादा लोग इस्तेमाल करने लगे नेटवर्क के, तो फिर और ज़्यादा आईपी एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ी, जिसके बाद आईपी वर्जन 6 जनरेट किया गया। नाउ आईपी वर्जन 6 के एडवांटेजेस क्या-क्या हैं हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहला है नो नेट रिक्वायर्ड। नेटवर्क हमने पढ़ा, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? हमने पढ़ा कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन बहुत सारी प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को एक पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। तो जो आईपी वर्जन 6 है इसमें क्योंकि ये एक 128 बिट आईपी एड्रेस है, यानी 2 की पावर 128। तो आप इमेजिन करें, कैलकुलेट करें, 2 की पावर 128 इतना ह्यूज नंबर आएगा, यानी इतने ज़्यादा आईपी एड्रेसेस हैं कि किसी भी प्राइवेट आईपी एड्रेस को, बहुत सारे प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को किसी एक पब्लिक एड्रेस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे आईपी एड्रेसेस अवेलेबल हैं। इसके बाद सेकंड एडवांटेज ये है कि नो प्राइवेट आईपी कोलिजन। अब क्योंकि हमने पढ़ा कि इतने सारे आईपी एड्रेसेस हैं, तो कोई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई आईपी एड्रेस सेम हो, कोलाइड करे। इसके बाद थर्ड है बिल्ट इन सिक्योरिटी। आईपी वर्जन 6 में ऑथेंटिकेशन और एन्क्रिप्शन के जो फीचर्स हैं वो आईपी वर्जन 4 से बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू आईपी वर्जन 4। इसके बाद फोर्थ है नो नीड टू डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। हमने पढ़ा था कि डीएचसीपी ऑटोमैटिकली आईपी एड्रेसेस असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आईपी वर्जन 6 में डीएचसीपी की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये ऑटो कॉन्फ़िगर कर सकता है इटसेल्फ, अपने खुद को आईपी एड्रेसेस असाइन कर सकता है, इसलिए किसी डीएचसीपी की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ सिंपलर राउटिंग। आईपी वर्जन 6 में इतने सारे फीचर्स इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से पैकेट्स को हैंडल करना, फॉरवर्ड करने का जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो गया है एज़ कम्पेयर टू आईपी वर्जन 4। नाउ उसके बाद टाइप्स ऑफ आईपी वर्जन एड्रेसेस, यानी कि कितनी टाइप के आईपी वर्जन 6 में एड्रेसेस हो सकते हैं। यूनिकास्ट हो सकते हैं, मल्टीकास्ट और एनीकास्ट। यूनिकास्ट में वन टू वन कम्युनिकेशन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक लेटर भेज रहे हैं किसी एक एड्रेस पर किसी स्पेसिफिक घर में, तो ये एक वन टू वन कम्युनिकेशन है। मल्टीकास्ट यानी वन टू मैनी कम्युनिकेशन, जैसे एक टीचर है जिसने एक अनाउंसमेंट सेंड किया जो पूरी क्लास को चली गई है, तो ये वन टू मैनी कम्युनिकेशन एग्जाम्पल है मल्टीकास्ट की। इसके बाद एनीकास्ट का मतलब होता है वन टू नियरेस्ट कम्युनिकेशन, यानी कि जैसे आपने गूगल डोमेन नेम सर्वर को एक रिक्वेस्ट सेंड की और उसने आपको फ़ौरन से जो सबसे क्लोजेस्ट और सबसे नियरेस्ट आपके सर्वर है उससे कनेक्ट कर दिया। तो ये एग्जांपल है एनीकास्ट की। हाँ, हमारा मॉड्यूल 18 यहाँ पे ख़त्म हो गया। हमारे जो चैप्टर 6 है एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो टोपोलॉजीज़ है वो इंपॉर्टेंट है। लैन और मैन और वैन जो हमने पढ़ा था, वो बस इतना पढ़ लेना है। उसमें सिर्फ शॉर्ट में कॉलम मैचिंग के लिए आ सकता है कि हो सकता है वो आपको एग्जांपल्स दे दे और आपको मैच करना हो कौन सी एग्जांपल लोकल एरिया नेटवर्क की है, कौन सी वाइड एरिया नेटवर्क की है। इसके अलावा पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग भी शॉर्ट्स में आ सकता है। और जो हमने ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी और यूडीपी का डिफरेंस पढ़ा था, वो इम्पोर्टेंट है और मतलब ये पूरा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, हर मॉड्यूल इसका अच्छे से कवर करना है। इसके बाद हमारा मॉड्यूल 19 है विच इज़ ईथरनेट। ईथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी है, जो बिल्डिंग्स के अंदर, ऑफिसेज़ के अंदर, स्कूल्स, होम्स और मतलब घरों के अंदर और मतलब जो भी स्मॉल एरियाज़ होते हैं उन सब में ईथरनेट इस्तेमाल होता है। ये डिफाइन करता है कि किस तरह से डेटा ट्रांसमिट होता है। डेटा लिंक लेयर जो कि लेयर 2 है टीसीपी/आईपी स्विच की, और फिजिकल लेयर जो बॉटम लेयर होती है उसमें डेटा किस तरह से ट्रांसमिट होता है ये डिफाइन करती है। ना एक याद रखने वाली बात ये है कि जो ईथरनेट है ये स्टैंडर्डाइज्ड है बाय आईईई 802.3। नाउ आईईई क्या है? IEEE 802 एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है जो कि डेवलप किया गया है बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये डिफाइन करता है कि किस तरह से नेटवर्क डिवाइसेस लोकल एरियाज़ में और मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में कम्युनिकेट करती हैं एक दूसरे से। तो ये एक स्टैंडर्ड है, प्रोटोकॉल है। और जो ये ईथरनेट है ये एक 48 बिट मैक एड्रेस के साथ काम करता है एट द डेटा लिंक लेयर। ना उसके कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि सबसे पहले तो ईथरनेट जो है वो एक कनेक्शन लेस नेटवर्क है। कनेक्शन लेस टेक्नोलॉजी है, यानी कि जो सेंडर होता है
जो डेटा सेंड करते हैं और जो रिसीवर होता है उनके दरमियान कोई डेडिकेटेड पाथ या कोई रिजर्व्ड पाथ नहीं रखता ईथरनेट। सेकंड कि ये अनरिलायबल होता है। अनरिलायबल का मतलब है कि इसमें कोई फ्लो कंट्रोल नहीं होता, कोई एरर करेक्शन नहीं होती, कोई रिट्रांसमिशंस नहीं होती। यानी कि जो डेटा भेजा जा रहा है वो उसमें कोई एरर तो नहीं है, ये चेक करना ईथरनेट का काम नहीं है। और डेटा भेजने से पहले पाथ खाली है या नहीं, ये चेक करना ईथरनेट का काम नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि ईथरनेट अनरिलायबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई फ्रेम या कोई पैकेट भेजा जा रहा है और वो करप्टेड है, तो ईथरनेट सिंपली उसे ड्रॉप कर देगा। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि एक ईथरनेट फ्रेम का साइज़ 64 से लेकर 1518 बाइट्स तक 1518 बाइट्स तक होता है, जिसमें 46 टू 1500 बाइट्स का एक्चुअल डेटा स्टोर्ड होता है। नाउ ईथरनेट जो है वो मैक एड्रेसेस यूज़ करते हैं जो 48 बिट्स के होते हैं। और एड्रेस टाइप हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। ये 3 टाइप के एड्रेस टाइप्स ईथरनेट में इस्तेमाल होते हैं। नाउ ये एड्रेस टाइप आइडेंटिफाई कैसे की जाती है? अगर यूनिकास्ट है तो उसकी फर्स्ट बिट 0 होगी, अगर मल्टीकास्ट है तो उसकी फर्स्ट बिट 1 होगी और अगर ब्रॉडकास्ट एड्रेस टाइप है तो ऑल 48 बिट्स जो सारी 48 बिट्स हैं वो 1 होंगी। इस तरह से हम मैक ईथरनेट का एड्रेस टाइप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, हमने लेक्चर 6 के पार्ट 1 में कुछ नेटवर्क टाइप्स पढ़ी थी। उसमें हमने सीएसएमए सीडी एक ईथरनेट की टाइप पढ़ी थी, व्हिच इज़ कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस एंड सीडी मीन्स कोलिजन डिटेक्शन। ये जो टाइप है ये पुरानी ईथरनेट्स में इस्तेमाल होती थी जिनमें हब्स होते थे, यानी जो हाफ डुप्लेक्स होती थी। हाफ डुप्लेक्स हमने पहले भी पढ़ा था, मैं फिर बता दूं। हाफ डुप्लेक्स मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक टू वे रोड है जिसमें दोनों तरफ से गाड़ियां आ जा सकती हैं, लेकिन सिर्फ एक वक्त में एक या तो आ सकती है या जा सकती है, तो ये हाफ डुप्लेक्स होता है। तो तो इसमें ये होता था कि जो डिवाइसेज़ होती थी वो कुछ भी सेंड करने से पहले देख सकती थी, अगर कुछ कोलिजन होता था उसमें या फिर कोई चीज़ ओवरराइड हो रही होती थी तो वो उसको वहीं पर स्टॉप करके दोबारा रीट्राई करते थे। बट ये पूरा पहले जो इथरनेट्स आती थी उसमें ये टाइप इस्तेमाल होती थी सी कोलिजन डिटेक्शन वाली। जो आज के मॉडर्न इथरनेट्स है उसमें स्विचेज़ इस्तेमाल होते हैं, उसमें ये सीएसएमए सीडी इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि स्विचेज़ जो हैं वो हर लिंक को फुल डुप्लेक्स बना देते हैं। सीएसएमए सीडी में हाफ डुप्लेक्स होता है, बट जो मॉडर्न स्विचेस ईथरनेट्स में आते हैं उसमें फुल डुप्लेक्स होने की वजह से जो नेटवर्किंग होती है, कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि वो टू वे हो जाती है, आसान हो जाती है, तो इसलिए आजकल स्विचेस इस्तेमाल होते हैं ईथरनेट्स में। इसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ ईथरनेट्स हमें दिए हुए हैं। सबसे पहला है स्टैंडर्ड ईथरनेट। ये ईथरनेट का ओरिजिनल वर्जन होता है जो 10 मेगाबिट पर सेकंड का होता है। उसके बाद फास्ट ईथरनेट जो है वो 100 मेगाबिट्स पर सेकंड का होता है। ये सेम मैक एड्रेसिंग इस्तेमाल करता है जो कि 48 बिट की होती है और इसमें स्टार टोपोलॉजी इस्तेमाल होती है। हमने पढ़ा था स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल हब होता है जिससे सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती है। तो इसमें ये स्टार टोपोलॉजी फास्ट ईथरनेट में इस्तेमाल होती है। ये जो फास्ट ईथरनेट होता है ये कंपैटिबल होता है पुरानी जो ईथरनेट्स होती हैं स्टैंडर्ड ईथरनेट्स 10 मेगाबिट्स पर सेकंड की, और जो इससे ज़्यादा फास्ट जो गीगाबाइट ईथरनेट्स होती हैं तो वो पुरानी ईथरनेट्स के साथ और आगे न्यूअर वर्जन सब के साथ कंपैटिबल होता है फास्ट ईथरनेट। इसके बाद गीगाबिट ईथरनेट जो है उसकी रेंज होती है 1 गीगाबिट पर सेकंड और अप टू 5 किलोमीटर्स इसकी रेंज होती है। इसमें भी लाइक फ़ास्ट ईथरनेट स्टार टोपोलॉजी इस्तेमाल होती है और ये भी कंपैटिबल होती है अपने से पुराने वर्जन्स और अपने से नए वर्जन्स के साथ, यानी जो स्टैंडर्ड और फ़ास्ट ईथरनेट है उनके साथ भी कंपैटिबल होती है और न्यूअर वर्जन्स के साथ भी कंपैटिबल होती है। नेक्स्ट इज़ 10 गीगाबिट ईथरनेट। इसकी जो स्पीड है वो 10 गीगाबिट पर सेकंड होती है। ये भी कंपैटिबल होती है स्टैंडर्ड और फास्ट ईथरनेट के साथ और न्यूअर वर्जन्स के साथ। सॉरी, इसका तो कोई न्यू वर्जन नहीं है, तो ये पुराने जितने भी वर्जन्स हैं सब के साथ कंपैटिबल होती है। और जो गीगाबिट ईथरनेट है जिसकी रेंज 5 किलोमीटर्स होती है, इसकी रेंज अप टू 10 किलोमीटर्स होती है, उससे 5 टाइम्स ज़्यादा और ये 2 टाइम्स ज़्यादा। इसके बाद इसका एक करैक्टरिस्टिक ये है कि ये मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर सकती है। सो ईथरनेट ओवर द टाइम इतनी पॉपुलर इस वजह से और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी इसलिए बन गया क्योंकि ओवर द 4 जनरेशंस मुसलसल इसमें इम्प्रूवमेंट्स आती रही एंड फ्रॉम 10 मेगाबिट्स पर सेकंड इसकी स्पीड चली गई 10 गीगाबिट्स पर सेकंड ओवर द टाइम।
और सेम फ्रेम फॉर्मेट है जिसमें बहुत ईजी होता है अपग्रेड करना। हार्डवेयर बहुत चीप है, बहुत सस्ता मिल जाता है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं होता। और सारे तकरीबन सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स के साथ ये रिलायबल होता है, कंपैटिबल होता है। तो इसलिए ईथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल है 20 विच इज़ वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क वर्सेस वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायर्ड नेटवर्क्स जो होते हैं उसमें जो मीडियम होता है, मीडियम यानी जिनके ज़रिए कम्युनिकेशन हो रही होती है, नेटवर्किंग हो रही होती है, वो वायर्स होते हैं, ईथरनेट केबल्स होती हैं। ये वायर्ड नेटवर्क्स होते हैं, ये ब्रॉडकास्टिंग और मल्टीकास्टिंग को सपोर्ट करते हैं। जब भी ज़रूरत हो आप इजीली वायर्ड नेटवर्क में ईथरनेट्स के ज़रिए या फिर दूसरे केबल्स के ज़रिए ब्रॉडकास्टिंग और मल्टीकास्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको, क्योंकि ये एक वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क है, तो इसमें आपको एक फ़िज़िकल कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। एक फ़िज़िकल केबल को प्लग इन करना पड़ता है, अदरवाइज़ आप कनेक्ट नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। डिवाइसेज़ आपस में कम्युनिकेट करती हैं, वो एक लिंक लेयर स्विच के ज़रिए आपस में कनेक्टेड होती हैं। एक लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट से और दूसरे नेटवर्क्स के साथ कनेक्ट करने के लिए एक राउटर इस्तेमाल होता है। और जो ये वायर्ड नेटवर्क्स होते हैं इनको आप ऑफिसेज़ में लैब सर्वर्स और डेस्कटॉप सेटअप्स जो होते हैं कंपनीज़ में, वहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड है हमारे पास वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, उसमें जो मीडियम होता है वो एयर होता है, जो कि बेसिकली रेडियो वेव्स के ज़रिए आपस में कनेक्ट करते हैं डिवाइसेस। अब क्योंकि ये वायरलेस है तो इसमें किसी फिजिकल केबल की ज़रूरत नहीं है, किसी स्विचेस की ज़रूरत नहीं है। हर डिवाइस, जो रिसीवर डिवाइस है वो भी और जो सेंडर डिवाइस है वो भी, वो सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट करती हैं, जिसकी वजह से उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जो डिवाइसेस हैं वो एक एक्सेस पॉइंट के थ्रू कनेक्ट करती हैं। ये जो वायरलेस नेटवर्क है ये वायर्ड नेटवर्क से ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बट इट इज़ लेस सिक्योर। सिक्योरिटी के हवाले से जो है ना, ये लेस सिक्योर है, कम सिक्योर है। और और जो डिवाइसेस है वो आपस में एक एपीएन या एक्सेस पॉइंट के थ्रू कनेक्ट करती हैं। अच्छा, एक्सेस पॉइंट जो है वो एक वायरलेस डिवाइस को एक वायर्ड डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। के अलावा ये जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं, ये घरों में, कैफ़ेज़ में, मोबाइल और लैपटॉप वगैरह में इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। जैसे जो हमारे घर में वाईफ़ाई है, वो एक वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क की एग्ज़ाम्पल है, जिसमें मीडियम एयर होता है, रेडियो वेव्स के ज़रिए सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। नाउ जो एक स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में, वो अगेन वही है जो हमने ऊपर पढ़ा था, IEEE 802.11। आप इसको वाईफ़ाई बोल सकते हैं और वायरलेस लैन कुछ भी बोल सकते हैं, इसके रेफरेंस सिनोनिम्स हैं। नाउ ये जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं, इसमें CSMA CA हमने ऊपर एक नेटवर्क टाइप पढ़ा था, कैरियर सेंस, ट्रिपल एक्सेस एंड CA इज़ कोलिजन अवॉइडेंस। तो ये इस्तेमाल होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स में। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि जो सेंडर डिवाइस है वो एक RTS, रिक्वेस्ट टू सेंड पैकेट्स सेंड करती है जो रिसीवर डिवाइस है उसको। और रिसीवर डिवाइस अगर पाथ क्लियर होता है तो क्लियर टू सेंड एक CTS पैकेट भेजता है दोबारा जो सेंडर डिवाइस है उसको, जिससे जो सेंडर डिवाइस है उसको पता चल जाता है कि पाथ क्लियर है, तो वो फिर अपने डेटा फॉरवर्ड करती है ताकि कोलिजन अवॉइड किया जा सके। तो अगर जो सेंडर डिवाइस है उसको कोई CTS रिसीव नहीं होता, तो जो सेंडर है वो उसको एज़ अ कोलिजन मार्क कर देता है। मतलब जब उसने एक पैकेट भेजा, रिक्वेस्ट सेंड की, तो इसका मतलब उस टाइम उस पाथ में कोई और डेटा ट्रांसफ़र हो रहा था, जिसके साथ उसकी रिक्वेस्ट कोलाइड कर गई, तो इसलिए वो थोड़ा वेट करने के बाद फिर रिट्राई करते हैं। तो ये कोलिजन अवॉइडेंस होती है। और कोलिजन डिटेक्शन हमें पड़ी थी, जो डेटा सेंड करने से पहले पाथ चेक रिज़र्व कर लेती है और उसमें अगर कोई डेटा उस वक़्त ट्रांसफ़र होता है उसको डिटेक्ट करके उसके बाद अपना डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। के बाद हमें कुछ वाईफ़ाई स्टैंडर्ड्स बताए हुए हैं यहाँ पे, जो IEEE की तरफ से हैं। 802.11 ए जो कि 50 फीट तक कवर करता है और उसकी स्पीड 22 मेगाबिट्स पर सेकंड होती है। इसी तरह 802.11 बी जो है वो 100 फीट तक का एरिया कवर करता है और उसकी स्पीड 11 मेगाबिट्स पर सेकंड होती है। इसी तरह जी एंड सो ऑन। इसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट मॉड्यूल विच इज़ मॉड्यूल 21, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ हम सबको पता है, जो हम वायरलेस चीज़ें अपने फ़ोन से या फिर किसी डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एयरपॉड्स होते हैं, हेडफ़ोन्स होते हैं। तो ब्लूटूथ बेसिकली एक शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है,
जो आस-पास की नियर बाय डिवाइसेस को बगैर किसी वायर के, किसी केबल के कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हाँ, जो ब्लूटूथ है इसमें डेटा और वॉइस ट्रांसमिशन दोनों इनेबल की जा सकती हैं, जैसे कि आप अपनी ब्लूटूथ के ज़रिए फाइल्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं और जो वॉइस ट्रांसमिशन होती है वो तो हम अक्सर डेली बेसिस पे यूज़ कर ही रहे होते हैं बाय हेडफ़ोन्स एंड एयरपॉड्स वगैरह। तो आप अपनी स्मार्ट डिवाइसेज़ को बगैर किसी केबल के ब्लूटूथ के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काम करता है, टिपिकली सिर्फ 10 मीटर्स के लिए, और जो पर्सनल एरिया नेटवर्क्स होते हैं उनके लिए बेस्ट वर्क करता है ये। नाउ जब एक ब्लूटूथ के ज़रिए मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया जाता है आपस में, एक से ज़्यादा डिवाइसेस को, तो वो एक पिकोनेट फॉर्म करता है। एक पिकोनेट के अंदर एक डिवाइस जो है वो एज़ अ लीड, एज़ अ मास्टर एक्ट करती है। 7 डिवाइसेस या फिर मल्टीपल उससे ज़्यादा उसके अंडर होती हैं। और मज़ीद डिवाइसेस जो है वो इसके अंदर इंक्लूड हो सकती हैं अगर वो इनएक्टिव है तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वक़्त में आपका फ़ोन एयरपॉड्स से कनेक्टेड है, स्मार्ट वॉच से कनेक्टेड है, लैपटॉप से, और कार में जो मल्टीमीडिया सिस्टम होता है फॉर एग्ज़ाम्पल, उससे कनेक्टेड है। तो ये एक पिकोनेट फ़ॉर्म करता है। इसको अगर ब्लूटूथ के ज़रिए आपकी डिवाइस मल्टीपल वायरलेस डिवाइसेज़ से कनेक्टेड है तो वो इसको पिकोनेट बोलते हैं। और ये जो ब्लूटूथ है, ये IEEE 802.15 से स्टैंडर्डाइज्ड है बाय पर्सनल एरिया नेटवर्क्स, और ये जो स्टैंडर्ड है वो स्पेसिफिकली बहुत ही शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए स्पेसिफाइड है। जैसे फॉर एग्जांपल एक रूम के अंदर ही 10 मीटर्स के अंदर ही, तो ये बहुत ही शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए ये वाला स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता है। उसके बाद आपको ब्लूटूथ के वर्जन्स दिए हुए हैं, 1x, 2x, 3x एंड 4x। 1x अप टू 1 मेगाबिट्स पर सेकंड होता है, जो पुराना हो चुका है बहुत और अब तो इस्तेमाल नहीं होता। उसके बाद जो 2x है वो अप टू 3 मेगाबिट्स पर सेकंड उसकी स्पीड होती है, और जो पेयरिंग डिवाइसेस होती हैं, एयरपॉड्स वगैरह, हेडफोन्स वगैरह, उनके लिए बहुत ज़्यादा स्टेबल कनेक्शंस के लिए ये यूज़ होता है। और जो 3x है उसकी स्पीड 24 मेगाबिट्स पर सेकंड होती है, और वो वाईफ़ाई के ज़रिए फ़ास्टर डेटा ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपको अपनी फ़ाइल्स, इमेजेस, वीडियोज़ बाय ब्लूटूथ ट्रांसफ़र करनी है किसी दूसरी डिवाइस को, तो उसके लिए ये वाला वर्ज़न इस्तेमाल होता है। और जो 4x है, उसकी स्पीड 24 मेगाबिट्स पर सेकंड होती है, एज़ सेम एज़ 3x, और ये 4G नेटवर्क्स के साथ वर्क करता है और सेंसर्स को सपोर्ट करता है, जो IoT डिवाइसेज़ होती हैं, उनको भी सपोर्ट करता है। नाउ जो वर्ज़न 4 है, अप टू 24 मेगाबिट्स पर सेकंड जिसकी स्पीड है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्यों है इम्पोर्टेंट? इसका रीज़न ये है कि इसकी जो बैटरी लाइफ़ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा स्टेबल इसकी कनेक्शन होती है एज़ कम्पेयर टू अदर वर्जन्स। और ये फ़िटनेस ट्रैकर्स में इस्तेमाल होता है, स्मार्ट वॉचेस में, और जो IoT डिवाइसेज़ होती हैं उसमें इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में अक्सर जो कुछ आपने मूवीज़ में कहीं देखा हो, स्मार्ट लॉक्स होते हैं घरों में, और कार्स वगैरह से ऑटोमेटिकली वायरलेस कनेक्शंस होते हैं, आपके फ़ोन कनेक्ट हो जाते हैं, लैपटॉप कनेक्ट हो जाते हैं, और घर में अक्सर मशीन्स होती हैं जो ऑटोमेशन पे चल रही होती हैं। तो इन डिवाइसेज़ को ब्लूटूथ के ज़रिए या फिर वायरलेस लैन के ज़रिए कनेक्ट करा जाता है, तो उसमें ज़्यादातर 4th वर्ज़न इस्तेमाल होता है ब्लूटूथ का। मूविंग टू द नेक्स्ट मॉड्यूल विच इज़ मॉड्यूल 22, वीमैक्स। वीमैक्स का मतलब होता है, वीमैक्स स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड इंटीरोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, बट लॉन्ग डिस्टेंसेस और बहुत ज़्यादा लंबे-लंबे वाइड एरिया नेटवर्क्स ये आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये एक वाईफ़ाई की तरह ही है, बट जिसकी रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। यानी इवन टेन्स ऑफ किलोमीटर्स तक का एरिया ये कवर कर सकती है। नाउ जो वीमैक्स है ये वायरलेस इंटरनेट एक्सेस घरों में, ऑफ़िसेज़ में प्रोवाइड करती है। जहाँ वायर्ड इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता, या फिर जब वायर्ड कनेक्शन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, तब विमिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं घरों में, ऑफ़िसेज़ में और मोबाइल फ़ोन्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक यूज़र है जो ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और उसको एक कनेक्टेड रहना है उसको कनेक्टेड रहना है व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो अगर वो किसी वाईफाई से कनेक्ट होगा तो जैसे ही वो उससे रेंज से बाहर जाएगा तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी सिचुएशंस में वीमैक्स इस्तेमाल होता है, और मोबाइल में वीमैक्स की एग्जांपल सबसे बड़ी जो हम लोग 4G 5G इस्तेमाल करते हैं वो है।
और 2 तरह के टाइप होती है विमिक्स की, फिक्स्ड और मोबाइल। जो हमारे घरों में वाईफ़ाई होता है या फिर ऑफ़िसेज़ में वाईफ़ाई होता है, वो है फिक्स्ड विमिक्स की एग्ज़ाम्पल। उसमें एंटीनाज़ होती हैं, जैसे राउटर आपने देखा हो तो उसमें 2 एंटीनाज़ निकल रहे होते हैं और वो इंस्टॉल्ड होते हैं और उससे एक स्पेसिफ़िक एरिया में आपका इंटरनेट एक्सेस कवर हो रहा होता है। तो ये एक फिक्स्ड विमिक्स की एग्ज़ाम्पल है। और मोबाइल वीमिक्स में जो यूज़र्स मूव कर रहे होते हैं और उनको स्टे कनेक्टेड उनको कनेक्टेड रहना होता है, तो वो मोबाइल इंटरनेट और 4G वगैरह ये इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक मोबाइल वीमिक्स की एग्ज़ाम्पल है। वीमिक्स जो है इट इज़ बेस्ड ऑन IEEE 802.16 स्टैंडर्ड और ये वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एक स्टैंडर्ड है, जो कि लार्ज एरिया नेटवर्क्स कवर करता है और ज़्यादा बड़ी रेंज के एरियाज़ कवर करता है। यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि वाईफ़ाई जो है वो IEEE 802.11 यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कवर करता है, ये इसका स्टैंडर्ड है वाईफ़ाई का। और विमिक्स में IEEE 802.16 स्टैंडर्ड यूज़ होता है, जो कि वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क होता है। नाउ इसकी रेंज 10 से लेकर 50 किलोमीटर्स तक होती है और ये ज़्यादातर सिटीज़ में और जो रूरल एरियाज़ होते हैं, जहाँ पर फाइबर केबल्स वगैरह नहीं होती हैं, वहाँ पर ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद ये भी 48 बिट बिट मैक एड्रेस यूज़ करता है और बहुत ही कनेक्शन ओरिएंटेड और फुल डुप्लेक्स नेटवर्क है। अगेन फुल डुप्लेक्स मतलब एक टू वे रोड जिसमें साइमल्टेनियसली एक वक़्त में एक गाड़ी जा भी सकती है और आ भी सकती है। ये हमने एग्ज़ाम्पल से याद किया था। फुल डुप्लेक्स में एक ही वक़्त में डेटा जा भी सकता है, यानी सेंड भी हो सकता है, रिसीव भी हो सकता है। और कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक रिलायबल और डेडिकेटेड पाथ के फॉर एग्जांपल एक डेटा ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो डेटा सेंड करने से पहले वो पाथ जो है रिज़र्व कर लिया जाएगा उस डेटा के लिए, ताकि कोई कोलिजन ना हो या फिर कोई डेटा डेटा किया जा सके। तो इसको जल्दी से समराइज़ करते हैं, जैसे ब्लूटूथ शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, उसके अपोज़िट विमेक्स जो है वो लॉन्ग रेंज वायरलेस कनेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है और जो स्टैंडर्ड ये इस्तेमाल करता है इट इज़ IEEE 802.16 और ये याद रखने वाली बात है कि एमसीक्यूज़ में आ सकता है। इसके अलावा इसकी 2 टाइप्स होती है, फिक्स्ड और मोबाइल टाइप। फिक्स्ड टाइप जो घरों में हमारे राउटर्स लगे होते हैं और मोबाइल टाइप जो 4G और 5G होती है। इसके अलावा इसकी रेंज 10 किलोमीटर्स होती है और ये 48 बिट मैक एड्रेस इस्तेमाल करता है। एक कनेक्शन ओरिएंटेड और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है, यानी कि साइमल्टेनियसली डेटा आ भी सकता है, जा भी सकता है। इसके बाद हमारा मॉड्यूल 23 है व्हिच इज़ एवोल्यूशन ऑफ सेल्युलर नेटवर्क्स। सेल्युलर नेटवर्क्स बेसिकली जो हम 4G 5G डेटा यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं सेल्युलर नेटवर्क्स। रेडियो बेस्ड सिस्टम्स होते हैं जो मोबाइल फ़ोन्स को अलाउ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए रेडियो वेव्स के ज़रिए। और हर फ़ोन जो है वो एक बेस स्टेशन से कनेक्टेड होता है और जैसे-जैसे आप मूव करते रहते हैं आपका कनेक्शन शिफ्ट होता रहता है फ्रॉम एक बेस स्टेशन टू अनदर बेस स्टेशन। जैसे टावर्स लगे होते हैं कनेक्शन नेटवर्क्स के हर जगह, तो जैसे-जैसे आप मूव करते हैं अगर आप जिस टावर की रेंज में होते हैं आप उससे कनेक्टेड होते हैं और जब आप उस टावर की रेंज से बाहर निकलते हैं तो आप दूसरे टावर से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो है ना सेलुलर नेटवर्क्स की एग्ज़ाम्पल है। और ओवर द टाइम जो है वो सेलुलर नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम पास्ट जनरेशंस, जैसे 1G होता था फिर 2G होता था और आज की जनरेशन में हम लोग 4G 5G तक पहुँच गए हैं और आगे इससे ज़्यादा एडवांस्ड चीज़ें आ रही हैं, जिससे इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, फीचर्स बहुत ज़्यादा नए-नए आ गए और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। नाउ बिफोर वी स्टार्ट कुछ की बेसिक्स हम समझ लेते हैं। सबसे पहले रेडियो वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो एंटीनास के ज़रिए ट्रांसमिट की जाती हैं, सेंड की जाती हैं। एंटीना क्या होता है? एंटीना एक डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिक करंट को रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करते हैं, इसको ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं। सेलुलर नेटवर्क क्या होता है? सेलुलर नेटवर्क इज़ बेसिकली हर कंट्री जो है ना वो सेल्स में डिवाइड होता है और हर सेल को एक बेस स्टेशन के ज़रिए कंट्रोल किया जा रहा होता है। आपका फ़ोन इस वक़्त आपके सबसे नियरेस्ट बेस स्टेशन से कनेक्टेड है, तो ये एग्ज़ाम्पल है सेलुलर नेटवर्क की। नाउ अब हम जनरेशंस पढ़ते हैं कि किस तरह से 1G से 5G तक ये जो इम्प्रूवमेंट हुई है, एवोल्यूशन हुई है, ये कैसे हुई है। नाउ जो 1G है फर्स्ट जनरेशन है सेलुलर नेटवर्क्स की, वो सबसे पहले 1980s में इंट्रोड्यूस हुई थी और ये एक एनालॉग टेक्नोलॉजी थी।
कॉल क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पुअर थी और सबसे पहले ये जापान में टोक्यो में इम्प्लीमेंट हुई थी। ये सिक्योर नहीं थी और द रीज़न इसकी सिक्योर ना होने का वाज़ कि क्योंकि ये रेडियो वेव्स होती हैं, जो सेलुलर नेटवर्क्स होते हैं रेडियो वेव्स से बेस्ड होते हैं और जिसके पास भी रेडियो वेव्स रिसीवर होगा, वो सुन सकता था। तो इसलिए ये इतनी ज़्यादा सिक्योर नहीं थी और डेटा स्पीड भी बहुत ज़्यादा कम थी। सिर्फ वॉइस ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता था, कोई इंटरनेट उस वक़्त नहीं होता था। इसके बाद 1991 में सेकंड जनरेशन आई 2G नेटवर्क सबसे पहले फ़िनलैंड में इस्तेमाल किया गया और इनमें कुछ टेक्नोलॉजीज़ जो इस्तेमाल हुई दे वर जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस, जीपीआरएस जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, सीडीएमए कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस एंड ईडीजीई एनहांस्ड डेटा रेट फॉर जीएसएम एवोल्यूशन। तो इस तरह की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ 2G नेटवर्क्स में फ़ीचर की गई थी और जो इसकी डेटा रेट था वो 100 किलोबिट्स पर सेकंड था और जो शॉर्ट मैसेजेस होते हैं एसएमएस सर्विस होती है और जो एमएमएस यानी मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस होती है उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि शॉर्ट मैसेजेस सेंड करने में और वीडियोस और इमेजेस वगैरह शॉर्ट वीडियोस इमेजेस मल्टीपल मल्टीमीडिया वगैरह सेंड करने के लिए 2G नेटवर्क्स इस्तेमाल किए जाते थे। 1G नेटवर्क में एनालॉग सिग्नल्स होते थे बट 2G नेटवर्क में डिजिटल सिग्नल्स को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसकी वजह से ये थोड़ा ज़्यादा सिक्योर हो गया था। बट बेसिक इंटरनेट इसमें बहुत स्लो था एज़ कंपेयर टू 1G नेटवर्क उसमें तो इंटरनेट था ही नहीं, सिर्फ वॉइस ट्रांसमिशन थी। बट 2G नेटवर्क में इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ था बट बहुत स्लो था। हाँ, जो थर्ड जनरेशन थी 3G वो 2000 से लेकर 2010 तक की जनरेशन थी जिसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल हुई दैट वर सीडीएमए, वायरलेस लैन, ब्लूटूथ, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम यूएमटीएस और हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस एचएसडीपीए और इसकी जो डेटा रेट थी वो अप टू फ्यू मेगाबिट्स पर सेकंड थी और सिर्फ एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन्स जो होते थे लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन्स सिर्फ उसमें ये वाली 3G नेटवर्क मिलती थी। नाउ आफ्टर 2010 4G नेटवर्क 4 जनरेशन इंक्लूड हुआ जिसमें और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल की गई थी और उसकी डेटा स्पीड अप टू टेन्स ऑफ मेगाबिट्स पर सेकंड थी। ना 4G नेटवर्क में कंसिस्टेंट स्पीड को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसकी स्पीड मुसलसल वेरी करती रहती थी। डिपेंड करता था आप किस जगह पे हो और आप बेस स्टेशन से कितने करीब हैं, उस पर डिपेंड करता था और कंसिस्टेंट नहीं थी स्पीड और ये फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं था हर जगह सिग्नल्स नहीं मिलते थे इसके और एज़ कम्पेयर टू 3G इसमें और ज़्यादा जल्दी बैटरी ड्रेन होती थी क्योंकि ये और ज़्यादा एडवांस्ड नेटवर्क था। नाउ जो 5G नेटवर्क है, जो 5th जनरेशन है, वो अपकमिंग जनरेशन है और इसमें अभी भी रिसर्च कंटिन्यू है। मज़ीद इसमें डेली एडवांसमेंट्स होती रहती हैं और ये ज़ाहिर है 4G से ज़्यादा फ़ास्ट है। इसकी स्पीड अराउंड मोर देन 1 गीगाबिट्स पर सेकंड है और इसमें रिसर्च अभी भी स्टिल इन प्रोग्रेस है। इसके बाद यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है ऑल 5 जनरेशंस का ताकि आपको ईज़िली याद करने में आसानी हो जाए। इसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मॉड्यूल 24 व्हिच इज़ कनेक्टिंग डिवाइसेस सेकंड लास्ट मॉड्यूल है इस चैप्टर का। यहाँ पे आपको कुछ डिवाइसेस दी गई हैं जो अ, कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं होस्ट को लेंस वगैरह फॉर्म करने के लिए और लेंस को वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट में इम्प्लीमेंट करने के लिए। हर डिवाइस की जो क्लास होती है वो डिपेंड करती है कि वो डिवाइस कौन सी लेयर पे ऑपरेट करती है और ये जो लेयर्स हैं यहाँ पे ओएसआई लेयर्स की बात हो रही है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के जो 7 लेयर्स हैं सॉरी जो 5 लेयर्स है जो हमने पहले फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर पढ़ी थी। तो सबसे पहली हमारी डिवाइस है हब। हब डिवाइस जो है दैट ऑपरेट्स ऑन फर्स्ट बॉटम लेयर व्हिच इज़ फिजिकल लेयर। हब जो है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है आपस में एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए और ये स्टार टोपोलॉजी में ऑपरेट करता है। ये बेसिकली एक मल्टी पोर्ट रिपीटर होता है यानी जिसमें एक से ज़्यादा पोर्ट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप सोचिए कि एक लाउड स्पीकर है जो हर चीज़ हर किसी को रिपीट करता है। तो ये इसी तरह से ये हब काम करता है। जो फॉर एग्जांपल पोर्ट ए है एक पोर्ट और जो कुछ भी पोर्ट ए में इंक्लूड होता है, हब जो है वो सेंड कर देता है बाकी सारी पोर्ट्स को भी।
तो ये क्लाउड स्पीकर की तरह काम करते हैं, आप कह सकते हैं कि जो भी उसमें आवाज़ आती है वो उसका हर किसी तक पहुँचा देता है। और द रीज़न कि ये ऐसा करता है और जो भी इसको डेटा मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये हर किसी को ब्रॉडकास्ट कर देता है। इसका रीज़न ये है कि इसका कोई मैक एड्रेस नहीं होता और ये डेटा लिंक लेयर की इन्फॉर्मेशन रीड नहीं कर सकता। अब क्योंकि मैक एड्रेस नहीं होता, हमने पढ़ा था मैक एड्रेस हर डिवाइस का एक मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस होता है, जो डेटा सेंड करने वाला और रिसीव करने वाला दोनों के पास होता है, ताकि पता हो कि हमारी लोकेशन क्या है, डेटा किस जगह पहुँचना है। क्योंकि हब के पास कोई मैक एड्रेस नहीं होता, इसलिए स्पेसिफिक इसको नहीं पता कि इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुँचानी है, तो इसको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो भी इसकी पोर्ट में डेटा आता है, वो इसको बाकी सारी पोर्ट्स में स्प्रेड कर देता है। ये कुछ डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसमें कोई फ़िल्टरिंग नहीं होती, इसको जो डेटा मिलता है बगैर किसी रीचेक के उसको स्प्रेड कर देता है बाकी सारी डिवाइसेज़ में। और कंजेस्शन बहुत होती है इसमें, क्योंकि इसमें पाथ रिज़र्व नहीं होता, बगैर डेटा भेजने से पहले चेक नहीं किया जाता कि पाथ क्लियर है या नहीं, तो इसकी वजह से अक्सर डेटा कंजेस्ट कर जाता है और कोलिजन्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। नाउ जो स्विच है वो डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर दोनों लेयर्स पे ऑपरेट करता है और ये एक मल्टी पोर्ट ब्रिज है। और मल्टी पोर्ट ब्रिज का मतलब है एक ऐसा ब्रिज जो किसी भी सेम नेटवर्क के दो लॉजिकल सेगमेंट्स को आपस में ज्वाइन कर देता है और जो डेटा पैकेट्स होते हैं उनको फॉरवर्ड कर देता है फ्रॉम वन सेगमेंट टू अनदर बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन, यानी जो मैक एड्रेस होता है एग्ज़ैक्ट लोकेशन, वहाँ पे फॉरवर्डिंग टेबल के ज़रिए वहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र कर देता है। अब क्योंकि अनलाइक जैसे हब में हमने पढ़ा था, हब जो डिवाइस होती है उसको रिसीवर डिवाइस का मैक एड्रेस नहीं पता होता, इसलिए वो उसको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हर किसी को ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। लेकिन स्विच में जो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, जो मैक एड्रेस होता है, वो मौजूद होता है सेंडर डिवाइस के पास, इसलिए सिर्फ़ जो डेटा होता है वो करेक्ट डेस्टिनेशन पे ही जाता है, हर पोर्ट पे नहीं जाता। और जो मैक एड्रेस होता है, वो तमाम मैक एड्रेसेस और पोर्ट नंबर्स को मिलाकर एक स्विचिंग टेबल मेंटेन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन, कोई नया डेटा रिसीव होता है, ईज़ी होता है स्विच के लिए डेटा ट्रांसमिट करने में। अब क्योंकि जो सेंडर डिवाइस है, उसको एग्ज़ैक्टली पता है कि उसने अपना डेटा कहाँ पहुँचाना है, उसको डेस्टिनेशन पता है, तो इसलिए इसकी वजह से कोलिजन जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। और ये जो स्विचिंग टेबल होता है, ये बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ मैक एड्रेसेस ऑफ द होस्ट। जो भी सेंडर डिवाइसेस होती हैं, होस्ट होती हैं, उनके मैक एड्रेसेस को अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द पोर्ट नंबर्स जिनसे वो अटैच होते हैं। इसीलिए जब भी कोई डेटा भेजना होता है, कोई पैकेट फॉरवर्ड करना होता है, तो इस स्विचिंग टेबल से कंसल्ट किया जाता है, जिसकी वजह से डेटा एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे पहुंचता है जहां उसको पहुंचाना होता है। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक लैन 2 लैन है, 2 लोकल एरिया नेटवर्क हैं और वो एक से ज़्यादा स्विचेस के साथ कनेक्टेड हैं, तो इसमें एक लूपिंग प्रॉब्लम आ सकती है। नाउ ये काम ऐसे करता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ्रेम आता है पोर्ट ए के ऊपर, स्विच रीड करता है उस सोर्स का मैक एड्रेस और उसको जो स्विचिंग टेबल है, उसमें ऐड कर देता है। उसके बाद जो मैक एड्रेस है, उसकी डेस्टिनेशन देखता है। अगर उस मैक एड्रेस का जो डिवाइस का मैक एड्रेस है वो पता होता है और उसके स्विचिंग टेबल में मौजूद होता है, तो उसी स्पेसिफिक पोर्ट को वो फ्रेम सेंड किया जाता है। और अगर नहीं पता होता, अननोन होता है, तो हर किसी के पास हर डिवाइस को ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है एक्सेप्ट वो डिवाइस जिसने ये फ्रेम भेजा था। अब जो हमने लूपिंग प्रॉब्लम पढ़ी, वो बेसिकली ये है कि अगर दो लैन्स आपस में कनेक्टेड हैं मल्टीपल स्विचेस के ज़रिए, तो जो फ्रेम फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेम आया या कोई डेटा आया है जिसको ट्रांसमिट करना है हमें और उसकी डेस्टिनेशन तक पहुँचाना है, तो वो डेटा डुप्लिकेट होता रहेगा और इन्हीं लूप में सर्कुलेट करता रहेगा बार-बार। और ये क्यों होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे ही कोई फ्रेम आया है और उसका मैक एड्रेस हमें नहीं पता, तो स्विच क्या करेगा, बाकी तमाम पोर्ट्स को ब्रॉडकास्ट कर देगा। अब बाकी जो तमाम पोर्ट्स हैं, अब क्योंकि उनको भी मैक एड्रेस नहीं पता, तो वो फिर से ब्रॉडकास्ट कर देंगे बाकी के तमाम पोर्ट्स को, जिसकी वजह से एक एंडलेस साइकिल बन जाएगा और एक लूपिंग प्रॉब्लम बन जाएगी। लिए जो लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं उनको सिंगल स्विचेस से कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि अगर मल्टीपल स्विचेस से कनेक्ट किया जाए तो ये प्रॉब्लम आती है। नाउ स्विचेस का एक बेनिफिट ये है कि हम स्विचेस में डिफरेंट स्पीड वाली डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई डिवाइस है जिसकी स्पीड 10 मेगाबिट्स पर सेकंड है या फिर 100 मेगाबिट्स है या फिर 1 गीगाबिट्स पर सेकंड है, तो डिफरेंट स्पीड रखने वाले डिवाइसेस को भी आपस में स्विच के ज़रिए अच्छे से कनेक्ट किया जा सकता है।
इसके बाद हमारा तीसरा डिवाइस है राउटर। राउटर जो है वो नेटवर्क लेयर पे, जो कि थर्ड लेयर होती है, उस पे ऑपरेट करता है, प्लस डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, इन 3 लेयर्स पे राउटर ऑपरेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्रैफ़िक पुलिस का क्या काम होता है कि एक ट्रैफ़िक पुलिस बीच में खड़ी होती है और चारों तरफ रोड्स होती हैं और वो ट्रैफ़िक डायरेक्ट करता रहता है डिफरेंट रोड्स की तरफ। इसी तरह एक राउटर एक ट्रैफ़िक पुलिस की तरह होता है जो डेटा को डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में डायरेक्ट करता रहता है। मल्टीपल वाइड एरिया नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए राउटर इस्तेमाल होता है, और हर राउटर का एक अपना ओन आईपी एड्रेस होता है और एक अपना ओन मैक एड्रेस होता है। जब कोई पैकेट आता है, जब कोई पैकेट राउटर के पास आए जिसको उसे ट्रांसमिट करना है, तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है कि राउटर चेक करता है उसका डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस, यानी वो जो पैकेट रिसीव हुआ है उसको जिस डेस्टिनेशन पे फॉरवर्ड करना है उसका आईपी एड्रेस चेक करता है। अगर वो पैकेट अ, उसी के इंटरफेस से बिलोंग करता है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। नाउ जब ये पैकेट फॉरवर्डिंग का प्रोसेस होता है तो इसमें राउटर जो है वो अपना मैक एड्रेस चेंज कर लेता है, यानी कि जो सोर्स होती है जहाँ से पैकेट रिसीव होता है और जो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है उन दोनों को मिला के एक मेक एड्रेस अपना चेंज कर लेता है, और जो आईपी एड्रेस होता है वो अनचेंज रहता है। जो पहले उसका आईपी एड्रेस होता है पैकेट फॉरवर्डिंग प्रोसेस के बाद भी उसका आईपी एड्रेस सेम रहता है, बट मैक एड्रेस चेंज हो जाते हैं। नाउ हमारे पास नेक्स्ट डिवाइस है वर्चुअल लैन वीलैन। वीलैन जो है या फिर वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, ये बेसिकली एक लॉजिकल सब डिवीजन है एक लोकल एरिया नेटवर्क का, यानी कि फिजिकल नहीं होता, वर्चुअल होता है। आप एक फिजिकल स्विच को मल्टीपल लॉजिकल नेटवर्क्स में फॉर एग्जांपल डिवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक रियल ऑफिस है जिसको इसको आपने डिफरेंट टीम्स में डिवाइड कर दिया यूजिंग सम सॉफ्टवेयर। आपने ऐसा नहीं है कि बीच में दीवारें खड़ी करके आपने उस ऑफिस में सेपरेटर्स बना दिए हैं, बट आपने डिफरेंट टीम्स बना दी, उनको डिफरेंट प्लेसेस स्पेसिफाई कर दिए हैं। तो वर्चुअली किसी लोकल एरिया नेटवर्क को डिवाइड कर देना, यही वर्चुअल लैन डिवाइस में होता है। हर वर्चुअल लैन डिवाइस का एक आईडी होता है। सिर्फ वो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं एक वर्चुअल लैन के अंदर, जो सेम फिजिकल लोकल एरिया नेटवर्क में इंक्लूडेड होती हैं। जो डिवाइसेस डिफरेंट किसी दूसरे वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क से होती हैं, वो विदाउट एनी राउटर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती। और नाउ इन वर्चुअल लैन्स के ज़रिए वर्क ग्रुप्स को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है, और अगर कोई टीम में कोई मेंबर अपने डिपार्टमेंट चेंज कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो कोई डेटा केबल या कुछ फिज़िकली कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ जो वर्चुअल लैन आईडी होती है सॉफ्टवेयर में, वो चेंज कर दी जाए तो काम हो जाता है। और अब हम जल्दी से जो अब तक हमने डिवाइसेस सारी पढ़ी हैं उनकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हब हमने सबसे पहले पढ़ी थी। फॉर एग्जांपल आपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज सेंड किया, तो उस ग्रुप में जो-जो मौजूद है उन सबको मैसेज रिसीव होगा, ये हब की एग्जांपल है। सेकंड था स्विच। आपने व्हाट्सएप पे प्राइवेट चैट में किसी एक जो प्राइवेट चैट्स होती हैं, वन टू वन कम्युनिकेशन होती है, उसमें आपने किसी को मैसेज सेंड किया तो सिर्फ़ उन्हीं के पास जाएगा, जिसके पास जिसको आपने मैसेज सेंड किया है। तो जो स्विच होता है वो एक पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन को प्रोसेस करता है। राउटर फॉर एग्जांपल आपने एक ईमेल भेजी पाकिस्तान से टू समवन अब्रॉड, फॉर एग्जांपल कोई यूएस में बैठा है और आपने पाकिस्तान से उसे ईमेल भेजी है। तो जो राउटर है वो मल्टीपल नेटवर्क्स को गाइड करते हुए आपकी ईमेल यूएस तक पहुँचाएगा। तो ये राउटर की एग्जांपल है। वर्चुअल लैन में क्या होता है? वर्चुअल लैन की एग्जांपल है, जैसे एक ऑफिस में एचआर डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, आईटी डिपार्टमेंट होता है। ये सारे डिपार्टमेंट्स एक सेम बिल्डिंग में जिस तरह होते हैं, इसी तरह से वर्चुअल लैन में डिफरेंट जो लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं वो सेम स्विच से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट मूविंग बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट मॉड्यूल, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई क्वेश्चन हो सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। नाउ मूविंग टू मॉड्यूल 25, लास्ट मॉड्यूल इस चैप्टर का, विच इज़ राउटिंग। राउटर बेसिकली जो है वो एक से ज़्यादा लोकल एरिया नेटवर्क्स और वाइड एरिया नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर दो होस्ट हैं उनके दरमियान, उन दो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दो होस्ट के दरमियान मल्टीपल बहुत सारे पाथ हो सकते हैं जिनके ज़रिए डेटा ट्रैवल करे। तो राउटर ये डिसाइड करता है कि कौन सा पाथ बेस्ट है। राउटर बेसिकली नेटवर्क लेयर पे ऑपरेट करता है। इसका काम होता है दो होस्ट के दरमियान डेटा सेंड करने के लिए बेस्ट पाथ फाइंड आउट करना, और
राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज़ करके और राउटिंग टेबल्स यूज़ करके बेस्ट पाथ को फाइंड आउट करना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल मैप्स होते हैं, तो आप जो जब कहीं जा रहे होते हैं, आप गूगल मैप्स पे सर्च करते हैं, तो आपको बेस्ट पाथ बताता है जिसको कोई ट्रैफ़िक नहीं है या फिर कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल रहा। तो इसी गूगल मैप्स की तरह ये राउटर्स काम करते हैं। नाउ राउटिंग टेबल्स क्या होते हैं? हर राउटर का एक राउटिंग टेबल होता है जिसमें कुछ चीज़ें मेंशन्ड होती हैं, जैसे कि डेस्टिनेशन नेटवर्क। आओ इसको एक ईज़ी एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल राउटिंग टेबल इज़ लाइक अ ट्रैवल गाइड। जैसे कि ट्रैवल गाइड होती है जिसमें हर चीज़ ट्रैवल से रिलेटेड मेंशन होती है, तो राउटिंग टेबल को आप एक ट्रैवल गाइड की तरह देखें। ट्रैवल गाइड फॉर नेटवर्क पैकेट्स, जो कि एक राउटर के अंदर मौजूद है, जो ये राउटर को बताती है कि जो पैकेट आपको रिसीव हुआ है उसको कहाँ पहुँचाना है, वो उसको पैकेट्स को कहाँ जाना है, और डेस्टिनेशन नेटवर्क है। सेकंड, कि आप कौन-सा पाथ इस्तेमाल करेंगे वो पैकेट को उसके डेस्टिनेशन तक पहुँचाने में, दैट इज़ नेक्स्ट होप या फिर नेक्स्ट इंटरफ़ेस जो आप इस्तेमाल करेंगे। थर्ड पार्ट होता है कि हाउ एक्सपेंसिव दैट पाथ इज़, जो कि कॉस्ट और मेट्रिक डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस और जितना ज़्यादा डिले होगा, उतना एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो राउटिंग टेबल बताता है, जब उसको कोई पैकेट रिसीव होता है डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक और एग्ज़ाम्पल से समझें कि राउटर जो है एक पोस्ट ऑफ़िस है और उसको एक पैकेट रिसीव हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल उस वो पैकेट एक लेटर है। अब वो लेटर को जो डेस्टिनेशन एड्रेस तक पहुँचाना है वो उस पे मेंशन्ड है, तो हमें पता है कि उसको कहाँ पहुँचाना है। सेकंड, जो पोस्ट ऑफ़िस है उसके पास एक मैप है जो बताएगा कि कौन-सा वे सबसे बेस्ट है इस लेटर को उसके डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए, जहाँ पे आपको कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं मिलेंगे, कोई कोलिजन नहीं मिलेगा। इसके बाद जो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने वो अपना जो लेटर है, वो अपने पाथ पे अराइव कर दिया, उसके बाद हमें कोई फॉर शॉर्टकट मिला तो मैप जो है फ़ौरन से अपडेट कर देगा, ताकि जो लेटर है वो अपनी डेस्टिनेशन तक और जल्दी पहुँच सके। तो राउटर का काम होता है सिंपली एक पैकेट जो उसको रिसीव हुआ है, उसको उसकी डेस्टिनेशन तक फॉरवर्ड कर देना। अब ये फॉरवर्ड करने का काम वो एफ़िशिएंटली किस तरह से कर सकता है, ये मैनेज करने के लिए अच्छी तरीके से कौन डिफ़ाइन करता है? राउटिंग टेबल। नाउ फॉरवर्डिंग और राउटिंग, इसमें एक बेसिक डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल राउटिंग इज़ लाइक डिसीजन मेकिंग, यानी कि आप कहीं जा रहे हैं, किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, तो आप वो ट्रिप प्लान कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड राउटिंग। और फॉरवर्डिंग इज़ टेकिंग द एक्चुअल एक्शन, यानी कि आप एक्चुअली पैकेट सेंड कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस होता है राउटिंग में और फॉरवर्डिंग में। फॉरवर्डिंग करने के लिए राउटिंग टेबल का इस्तेमाल किया जाता है पे पैकेट को उसकी करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। के बाद पैकेट स्विचिंग क्या होती है? नेटवर्क लेयर जो है वो लार्ज डेटा को छोटे-छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देता है, ब्रेक कर देता है। राउटर को ये पैकेट्स रिसीव होते हैं और ये राउटर अपना बेस्ट एफिशिएंट तरीका देखते हुए उसको फॉरवर्ड कर देता है, और पैकेट स्विचिंग ये चीज़ कहलाती है। तो 2 तरह की राउटिंग होती है, यूनिकास्ट राउटिंग और मल्टीकास्ट राउटिंग। यूनिकास्ट राउटिंग में जो पैकेट्स हैं वो सिर्फ़ एक डेस्टिनेशन पे सेंड किए जाते हैं, सिर्फ़ एक डेस्टिनेशन पे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ईमेल भेजी है और वो उस इंसान को चली गई जिसको आपने भेजी थी। तो ये यूनिकास्ट राउटिंग है। मल्टीकास्ट राउटिंग में जो पैकेट हैं वो मल्टीपल डेस्टिनेशंस पे अराइव होते हैं, लेकिन हर किसी को अराइव नहीं होते स्पेसिफ़िक, लेकिन मल्टीपल एक से ज़्यादा डेस्टिनेशंस पे अराइव होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है एक लेक्चर की, तो सिर्फ़ जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स को वो लाइव स्ट्रीमिंग देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ़ उन स्टूडेंट्स को मिलेगी जो रजिस्टर किए हुए हैं। तो ये मल्टीकास्ट राउटिंग की एग्ज़ाम्पल है। नाउ अनदर टाइप ऑफ राउटिंग इज़ कनेक्शनलेस राउटिंग एंड कनेक्शन ओरिएंटेड राउटिंग। कनेक्शनलेस राउटिंग ये होती है कि जिसमें हर पैकेट को डिफरेंटली, इंडिपेंडेंटली ट्रीट किया जाता है, और हर पैकेट जो है वो डिफरेंट पाथ ले सकती है और पैकेट भेजने से पहले कोई सेटअप नहीं किया जाता। एग्ज़ाम्पल आप मल्टीपल लेटर्स भेज रहे हैं मेल के ज़रिए किसी को, तो हर लेटर जो है वो डिफरेंट राउट ले सकता है अपने डेस्टिनेशन एड्रेस तक पहुँचने के लिए। ये एक कनेक्शनलेस राउटिंग है। व्हेयरएज़ कनेक्शन ओरिएंटेड राउटिंग में क्या होता है, सबसे पहले एक वर्चुअल सर्किट क्रिएट किया जाता है, यानी कि जिस डेस्टिनेशन पे पैकेट को पहुँचना है, उस डेस्टिनेशन से लेकर सेंडर से लेकर उस डेस्टिनेशन तक एक पाथ फिक्स किया जाता है, और जो तमाम पैकेट्स होते हैं वो सेम रूट फ़ॉलो करते हैं, जो फिक्स पाथ होता है वही रूट फ़ॉलो करते हैं, और सारे पैकेट्स लेबल्ड होती हैं। इससे क्या होता है, कोलिजन नहीं होती। एट द मेन टाइम कहीं और से कोई और पैकेट उसी सेम पाथ पे अराइव नहीं हो सकता, जिससे कोई कोलिजन नहीं होती। और जो
पैकेट्स होते हैं वो एफिशिएंटली फॉरवर्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक ट्रेन होती है उसकी ट्रैक्स फिक्स्ड होती हैं 2 स्टेशंस के बीच में, इसी तरह कनेक्शन ओरिएंटेड राउटिंग में भी जो 2 एक पैकेट है उसकी सेंडर से लेकर रिसीवर तक के बीच का पाथ फिक्स्ड होता है। ये कनेक्शन ओरिएंटेड राउटिंग कहलाती है। इसके बाद आपको 2 फेमस राउटिंग एल्गोरिथम्स दिए हैं। फर्स्ट इज़ डिस्टेंट वेक्टर राउटिंग। एक पैकेट जब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिलीवर किया जाता है तो उसमें बीच में बहुत सारे राउटर्स से होके गुजरता है वो पैकेट। तो हर राउटर पे जब वो पैकेट अराइव होता है तो वो राउटर बताता है कि अगले राउटर के बीच में और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है। तो ये चीज़ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग कहलाती है। वेयर एज लिंक स्टेट राउटिंग में हर राउटर को पता होता है पूरी नेटवर्क की टोपोलॉजी, यानी कि फॉर एग्जांपल उसके पास एक मैप होता है जिसमें तमाम लिंक्स मौजूद होते हैं। इससे जो कन्वर्जेंस है डेटा की ट्रांसमिट होने की, वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। सो इन शॉर्ट राउटिंग का काम होता है एक जगह से दूसरी जगह डेटा को पहुंचाना है तो उसका बेस्ट पाथ फाइंड आउट करना, ये राउटिंग का काम होता है। जैसे गूगल मैप आपको बेस्ट रूट फाइंड आउट करके देता है बेस्ड ऑन डिस्टेंस, ट्रैफिक एंड रूट क्वालिटी। तो इसी तरह से जैसे गूगल मैप इन चीज़ों की बेसिस पर आपको बेस्ट रूट फाइंड आउट करके देता है, उसी तरह राउटिंग कुछ चीज़ों की कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर आपको बेस्ट पाथ फाइंड आउट करके देता है अपना डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। ना हमारा ये चैप्टर 6 यहाँ पर ख़त्म हो गया और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें एक-एक टॉपिक, एक-एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये आपने अच्छे से समझना और कवर करना है। उसके बाद हम जल्दी से असेसमेंट ले लेते हैं, टेस्ट ले लेते हैं, एमसीक्यूज़ हैं यहाँ पे और आपने करेक्ट ऑप्शंस जो है वो कमेंट्स में बताना है। फर्स्ट इज़ अ नेटवर्क इज़ डिफाइंड एज़ अ कलेक्शन ऑफ। नेटवर्क जो है किस चीज़ का कलेक्शन होता है, हमने सबसे फर्स्ट मॉड्यूल में पढ़ा था। सेकंड इज़ व्हिच डिवाइस कनेक्ट्स वन नेटवर्क टू अनदर डिफरेंट नेटवर्क। कौन सी डिवाइस एक नेटवर्क को दूसरे डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। इंक्रीजिंग थ्रूपुट इन अ नेटवर्क यूजुअली कॉजेस। अगर किसी नेटवर्क में थ्रूपुट इंक्रीज कर दिया जाए तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या रिजल्ट निकलता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मल्टी पॉइंट लिंक। फिर है इन विच टोपोलॉजी डज द फेलियर ऑफ अ सिंगल डिवाइस कॉज द इंटायर नेटवर्क टू स्टॉप वर्किंग। कौन सी डिवाइस में अगर एक सिंगल डिवाइस बंद हो जाए तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। विच टीसीपी आईपी लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड डिलीवरी बिटवीन एप्लीकेशंस यूजिंग पोर्ट नंबर। कौन सी लेयर होती है टीसीपी आईपी स्विच की जिसमें एंड टू एंड डिलीवरी होती है। इसके बाद कौन सा आईपी एड्रेस है जो रिजर्व किया गया है फ्यूचर के लिए, वो आपने बताना है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेट नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इज ट्रू। देन नेक्स्ट इज विच फीचर मेक्स ईथरनेट एन अनरिलायबल प्रोटोकॉल। कौन सा फीचर ईथरनेट को एक अनरिलायबल प्रोटोकॉल बनाता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वायरलेस लैन। वायरलेस लैन के लिए कौन सी चीज़, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, वो आपने बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लूटूथ इज करेक्ट। एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की डिफरेंस बिटवीन वीमैक्स एंड वाईफाई। वाईफाई और वीमैक्स के बीच में मेजर डिफरेंस, की डिफरेंस क्या है, आपने वो फाइंड आउट करना है। Which cellular generation introduced digital technology and SMS capability। कौन सा जनरेशन के नेटवर्क में सेलुलर जनरेशन कौन सी है, वो आपने बतानी है। Which statement about a switch is correct। स्विच की डेफिनेशन सिंपली आपने बतानी है। Which of the following best describes connectionless routing। एंड ये लास्ट था। अब इसके बाद एग्ज़ाम्स के हवाले से कौन कौन से टॉपिक्स इस पूरे लेक्चर में से इम्पोर्टेंट हैं। ईथरनेट की जो जनरेशन्स हमने पढ़ी वो सारी जनरेशन्स इम्पॉर्टेंट है। वाईफाई और विमिक्स के बीच का डिफरेंस और जो स्टैंडर्ड मैंने हर चीज़ के, हर डिवाइस के बताए हैं आईईई वाले, वो लाजमी हर चीज़ के प्रॉपर स्टैंडर्ड्स आपने याद करने, वो एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ब्लूटूथ के वर्जन्स इंपॉर्टेंट है। 1G 5G में डिफरेंसेस आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। हब, स्विच, राउटर और वर्चुअल लैन में जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन शॉर्ट ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हर एक टॉपिक आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद हमारा लेक्चर 6 यहाँ पे एंड हो गया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिड्स और फाइनल्स दोनों के लिहाज से। आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो सो यू कैन आस्क डाउन इन कमेंट्स। और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़।